नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश माहौर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी चेकमेट एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में। ठीक है, हमने जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से बेल्जियम के अंदर सत्ता की साझेदारी हो गई थी संविधान के अंदर संशोधन करके। साथ ही देखा था कि किस प्रकार से जो श्रीलंका था अपने देश के अंदर सत्ता की साझेदारी करने में किस प्रकार से नाकाम रहा और नाकाम होने के बाद श्रीलंका को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा। अगर वो सत्ता की साझेदारी कर देता तो श्रीलंका किन किन चीजों से बच जाता। ओवरऑल हमने ये सारी चीजें देखी कि सत्ता की साझेदारी जो है करना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा महत्व है सत्ता की या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दोस्तों, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों का उदाहरण लेते हुए कि सच में सत्ता की जो साझेदारी है वो करना क्यों जरूरी है और अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो हम किन किन चीजों से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सत्ता की जो साझेदारी है वो करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, इस जगह से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सत्ता की साझेदारी करना जरूरी क्यों है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। दोस्तों, सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की जो भावना होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, हमने पहले देखा था पहले बेल्जियम के बारे में देखा था और श्रीलंका के बारे में देखा था। ये मान लेते हैं ये बेल्जियम है और ये श्रीलंका है। बेल्जियम में हमने देखा था सत्ता की साझेदारी हुई थी और इससे जो है दो समूहों के बीच में जो है टकराव की भावना जो है खत्म हो गई थी, नहीं हुई थी। क्योंकि सत्ता की साझेदारी बराबर रूप से हो गई थी। यहाँ पर जो श्रीलंका था, श्रीलंका के अंदर सत्ता की साझेदारी नहीं हुई थी, जिस कारण श्रीलंका जो है गृह युद्ध से नहीं बच पाया और यहाँ पर जो है गृह युद्ध हो गया और दोनों समुदायों के बीच में, सिंगली और तमिलों के बीच में जो है टकराव हो गया। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है ताकि समूहों के बीच में टकराव ना हो पाए। हिंसा राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, जैसा कि श्रीलंका के अंदर हुआ था। सामाजिक समूहों के बीच टकराव जो होता है वो हिंसा का और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना यानी कि सत्ता की साझेदारी करना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है ताकि व्यवस्था को जो है सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सके और कोई भी टकराव जो है हिंसा के अंदर परिवर्तित ना हो। दूसरा पॉइंट इसका क्या बताता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। इस लाइन से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों सत्ता की जो साझेदारी होती है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है, क्यों? इसको बताने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंदर हैं उन लोगों के बीच जो है सत्ता को बांटा जाए। इसलिए जो है सत्ता की जो साझेदारी होती है वो क्या होती है? लोकतंत्र की आत्मा होती है, ताकि जो लोग प्रशासन के अंदर हैं उन लोगों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सत्ता की साझेदारी की जाए। आई होप ये सभी लोगों को समझ में आया होगा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। अब सत्ता की साझेदारी जरूरी तो है, ये तो हमें पता चल ही गया, लेकिन इसके कौन कौन से रूप होते हैं इसके बारे में भी जानना हमें जरूरी है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है दोस्तों कि सत्ता की जो साझेदारी होती है उसके रूप कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहला बिंदु यही रहेगा कि जो सत्ता की साझेदारी का पहला जो रूप है वो है क्या? लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र कैसे? कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, यानी कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सारी जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं उसका सोर्स है, स्रोत है। स्रोत कैसे है? कि भाई जनता जब वोट देगी तभी वो अपना प्रतिनिधित्व चुन पाएगी, कैंडिडेट चुन पाएगी। जब कैंडिडेट चुन लेगी तो ये जो कैंडिडेट है वो जनता को रिप्रेजेंट करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए ये बता रहा है कि जो जनता है वो सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोक स्वशासन
की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, यानी कि पहले अपना कैंडिडेट चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, उसके द्वारा जो है शासन चलाते हैं, मतलब जनता की तरफ से उसका उनका चुना हुआ कैंडिडेट जो है शासन चलाता है और उसके हाथ में शक्तियां होती है। इसका अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और अनेक को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां निश्चित करने के लिए सबकी बातें इसमें शामिल होती है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है, यानी कि जो ज्यादातर भागीदारी जो होती है, यानी कि ज्यादातर मामलों में जो सार्वजनिक फैसले होते हैं उसमें ज्यादातर जो भागीदारी होती है वो डायरेक्टली जनता की होती है और जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे के सारे निर्णय जो होते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। बताया जाता है कि जनता के लिए वो फैसले क्यों लिए गए हैं और क्यों जरूरी थे, और जनता की इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी भी होती है। अब बात करते हैं सत्ता के अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, यानी कि जो सरकार के जो अंग हैं, सरकार की जो इकाइयां हैं, उसके द्वारा सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, सरकार को जो है 3 भागों के अंदर बांट दिया जाता है, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा ज्यूडिशरी। यानी कि शासन के तीनों अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है सत्ता का बंटवारा रहता है। अब ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, न्यायपालिका के बीच जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना। इसकी लेजिस्लेचर की अपनी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर होती है और जुडिशरी की अपनी पावर होती है। जैसे विधायिका कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका लागू करवाता है और जुडिशरी जो है समीक्षा करता है, जांच करता है, रिव्यू करता है कि वो जो कानून लागू किया गया है वो कानून ठीक है, जनता के हित में है या फिर जनता के हितों में नहीं है। इस तरीके से क्या रहता है कि ये दोनों, अगर मान लो कोई विधायिका गलत कानून बनाता है तो उसे एग्जीक्यूटिव उसकी कुछ शक्तियों पर अंकुश लगा सकता है, और एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलत कानून लागू करता है तो उसके ऊपर जुडिशरी जो है अंकुश लगा सकती है। इस प्रकार से तीनों संस्थाएं जो है एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती हैं। इस व्यवस्था को जो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये जो शक्तियां हैं एक दूसरे की शक्तियों पर जो अंकुश लगाती हैं, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। अब अगर इन संस्थाओं के बीच अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, मान लो सारी पावर लेजिस्लेचर को दे दी जाती, विधायिका को दी जाती, तो ये जो है कानून भी खुद बनाती, लागू भी खुद करती और इसकी जांच करके इसको बता भी देती कि जनता के हित में है या फिर नहीं है। सारी पावर एक ही संस्था के हाथ में चली जाती तो वो जो भी निर्णय लेता वो सही ही होता और उसकी समीक्षा या फिर उसकी जांच करने वाली कोई भी संस्था नहीं बचती, और अगर वो जांच भी करता तो अपने ही हित में करता। इसलिए इसको जो है संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो ये तो हुआ दूसरा रूप, और ये है तीसरा रूप सत्ता की साझेदारी का। जरा तीसरा रूप देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी का। कौन सा होता है कि सत्ता के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करना, यानी कि यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तरों पर, सरकार की बात हो रही है, सरकार के अलग अलग स्तरों पर जो है सरकार का सत्ता का बंटवारा करना। जैसे केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन सी सरकारें आती हैं, नगर पालिका हो गया या फिर पंचायतें हो गया। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए होती है, राज्यों के लिए होती है। और राज्यों से नीचे के जो स्थानीय शासन होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो नगर पालिका होती है या फिर वो पंचायतें होती हैं। यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है इस तीसरे रूप के अंदर कि सरकार के बीच जो है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को
संघ या फिर केंद्र सरकार कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये पूरा हमारा देश है। अब ये पूरा जो देश है वो कई राज्यों के अंदर बटा हुआ है ना। अब ये एक पूरे देश के लिए जो सरकार होगी उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ या फिर केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इन राज्यों की अलग अलग सरकारें होंगी इनको क्या कहा जाएगा, राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्टेट के अंदर भी जो स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती हैं वो नगर पालिका या फिर पंचायतें होती हैं, जो स्थानीय स्तरों पर काम करती हैं। स्थानीय सरकारें भी कहा जाता है इन्हें, स्थानीय सरकारें भी कहा जाता है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के लिए राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर या तो नगर पालिका या फिर पंचायतें। इस प्रकार से जो है शक्तियों का इनमें बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल की कुछ पावर स्टेट के पास होगी, स्टेट की कुछ पावर जो है नगर पालिका या फिर पंचायतों के पास होगी। तो इस प्रकार से जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसका विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषा, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है, जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं, है ना। जैसे बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम में मैंने बताया था कि एक राज्य स्तर से नीचे की सरकारें भी बनाई गई थी, जैसे सामुदायिक सरकारें थी, जो क्या करती थी, किसी एक भाषा बोलने वाले समूह या फिर एक धर्म के जितने भी लोग होते हैं उनके जो स्थानीय स्तर के जो मसले होते थे उनको वहीं पर हल कर दिया जाता था इन सरकारों के जरिए, सामुदायिक सरकारों के जरिए। देश के प्रावधानों और कानूनों में इस बात का प्रावधान दिया गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका प्रशासन में भागीदारी दी जाए, और इस तरह से व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे देश कोई भी हो, उस देश के अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सत्ता का बंटवारा होता है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दो देशों के एग्जाम्पल लेकर यह बात समझाया गया, एक श्रीलंका जिसके अंदर सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ, और एक दूसरा बेल्जियम जिसके अंदर सत्ता का बंटवारा हो गया था। दोनों ही देशों ने जो है किस प्रकार से अपनी अपनी समस्याओं को हल किया उसके बारे में हमने बात की, और साथ ही साथ लास्ट में हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में हो सकती है, और सत्ता की साझेदारी सभी देशों के लिए जरूरी क्यों होती है। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर फिलहाल इतना ही था। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आगे हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम संघवाद पर चर्चा करेंगे, सिविक्स का, लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2 है जिसका नाम है संघवाद। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारी फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।